औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 28 है। 27, 26 हमने कर लिया था पास्ट में, लेकिन आज 28 में हमने न्यू अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करना है, प्रोग्रामिंग के अबाउट है। प्रोग्राम किस तरह से किया जाए। पहली बात तो ये है कि जिन्होंने प्रोग्राम किए हैं ना, जिनको पता है कि डेव किस तरह से यूज़ होता है, जिन्होंने C++ की प्रोग्रामिंग की है, जैसे कि CS304 लेक्चर उन्होंने पढ़ा है, CS201 पढ़ा है, तो उनको पता होगा कि प्रोग्रामिंग किस तरह से होती है। कि वो चाहते हैं कि प्रोग्रामिंग एक इजी वे में हो। एक एज आ प्रोग्रामर जब आप कोई प्रोग्रामिंग सीखने बैठते हैं, कोडिंग सीखने बैठते हैं, तो आप उसी ट्यूटर को पकड़ते हैं जो आपको आसानी से समझा पाए, जिसके कंसेप्ट जो हैं वो आप तक पूरे के पूरे ही कन्वे किए जाएं, और प्रोग्राम कुछ इस तरीके से लिखा जाए कि मुश्किल ना हो। ठीक है, प्रोग्राम लिखा हुआ जैसा भी है आपको समझ आए विदाउट एनी कमेंट्स हम देते हैं ना इसमें। तो कमेंट्स किस तरह से देते हैं, हम इस तरह से देते हैं, हम इस 2 स्लैश लगाकर और आगे अपना कमेंट लिखते हैं और पीछे हमारा जो है वो कोड होता है ना, कुछ इस तरह से हम लिखते हैं ना। पहले हम अपना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक कोडिंग की लाइन लिख रही हूँ, ठीक है, और उसके बाद जब हम इस तरह से स्लैश डालते हैं तो आगे यहाँ पर हम अपना जो है वो कमेंट लिखते होते हैं कि यहाँ पर ये हम पास करें कि यहाँ पर हम x को वैल्यू दे रहे हैं 10 की, लिखते हैं ना हम इस तरह से कमेंट। तो जो प्रोग्राम करते हैं उनको पता होगा अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पर इस पैराग्राफ में यही बताया गया है कि आपका जो प्रोग्राम है वो सिंपल, उसमें आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए या जनरलिटी होनी चाहिए कि आपका जो प्रोग्राम है देखने वाले इंसान को या देखने वाले रीडर को अच्छी तरह से समझ आए। ठीक है, अब फॉलोअर क्या कह रहा है कि एनी फूल कैन राइट अ कोड दैट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड। कह रहे हैं कोई भी आसानी से कंप्यूटर पे अपना कोड लिख सकता है जो कंप्यूटर समझ पाता है। और दूसरी बात ये कि कोडिंग इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि आपका कंप्यूटर ही समझे, कोडिंग आप किस तरह से होनी चाहिए कि आपका कंप्यूटर भी समझे। और एक गुड प्रोग्रामर इसी तरह से लिखता है कि वो ह्यूमन भी समझ पाए और कंप्यूटर भी समझ पाए। ठीक है, उसके बाद एनी फूल कैन राइट द कोड दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। गुड प्रोग्रामर राइट कोड दैट ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। हमारे पास 3 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं? सिंप्लिसिटी है, क्लैरिटी है और जनरलिटी है। ये आपने अच्छी तरह से देख लेना है। बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें हमारे पास सिंप्लिसिटी, क्लैरिटी और जनरलिटी की हैं। सॉफ्टवेयर इन तमाम 3 चीज़ों को अपनाने से बहुत ही ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है और आपकी जो एक गुड प्रोग्रामर लगती हैं। पहली बात तो ये कि दिखने वाले को लगता है कि एक अच्छे प्रोग्रामर ने इसको लिखा है। अब सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग क्या है? सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग में क्या होता है कि आप अपना प्रोग्राम विदाउट एनी कमेंट्स, विदाउट एनी फ्लो चार्ट, UML डायग्राम्स, इनके बगैर आप अपना जो प्रोग्राम है, अपना जो कोडिंग है, उसको ह्यूमन तक कन्वे कर पाएँ और कंप्यूटर भी उसको समझ पाए। A self coding is a code that explains itself without the need of comment and extraneous documentation like flowchart, UML diagrams, process flow state diagrams, etc. उसके बाद द क्वेश्चन क्या है कि हम किस तरह से सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फंक्शंस हैं, वेरिएबल्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, स्टाइल्स हैं कि हम अपना किस तरह से प्रोग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्रामिंग, स्टेटमेंट, कमेंट, मॉड्यूलरिटी, इश्यूज। तो ये आपने देख लेना है, ये सवाल का आंसर है कि हम अपने प्रोग्राम, हम एक कोड को सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग में किस तरह से लिख सकते हैं। हमारे पास देयर आर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड मेकिंग द प्रोग्राम सेल्फ डॉक्यूमेंटेड, द साइज ऑफ ईच फंक्शन, चॉइस ऑफ वेरिएबल। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाता होता है, काइंडली पूरा सुना करें उसको। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको एक एक जो पैराग्राफ है उसमें जो कंसेप्ट दिया गया आपको अच्छे से समझाऊं। छुड़वाने का मेरा कुछ भी दिल नहीं करता है बीच में से, ठीक है ना। तो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाया करे तो सुन लिया करें सही से। Style of writing expressions, structure of programming statements, command, modularity and issues relating to performance and portability. अब सबसे पहले हमने फंक्शन का साइज पढ़ना है। अ फंक्शन, फॉर एग्जांपल
अगर एक हम देखते थे सी आउट का फंक्शन, पढ़ा होगा ना हमने सी आउट का फंक्शन। सी आउट का फंक्शन हम क्या लिखते होते थे कि सी आउट हम करते होते थे कि आप ये जो है ये जो चीज़ है हमारी आउटपुट में हमें मिलेगी, इनपुट, ये सी आउट हमारे पास क्या रहा फंक्शन। अब मैं कह रही हूँ कि सी आउट में माई नेम इज़ पिज़्ज़ा, ये मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर अपना सी आउट के फंक्शन में, सी आउट के फंक्शन में मैंने कहा है कि ये मुझे डिस्प्ले करवा दो, मुझे आउटपुट में दिखा दो कि माय नेम इज़ पिज़्ज़ा। तो वो आउटपुट जो है वो फंक्शन अपना काम करेगा और मुझे आउटपुट डिस्प्ले करवा देगा। अब दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास सी इन का। इसमें हम क्या कहते हैं कि ऊपर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई वेरिएबल दिया है एक्स या वाई या जी, चाहे उसकी हमने डाटा टाइप इंटीजर रखी है या इंटीजर के अलावा अगर आपने स्ट्रिंग रखी है या आपने करैक्टर रखी है, ठीक है, तो आप वहाँ पर उसको उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा सकते हो, ठीक है। सी इन एक्स सी इन में 10 पुट कर दो जी, तो वो 10 जो है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। और जो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि द साइज ऑफ इंडिविजुअल फंक्शन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द प्रोग्राम इजी एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जो प्रोग्राम ज़्यादा लंबा होता है उसको पढ़ने में भी ज़्यादा मुश्किल होती है। कोशिश करें कि आपका जो प्रोग्राम है 20 लाइन्स ऑफ कोड तक जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उस लाइन्स को क्रॉस ना करें, ठीक है। और हर फंक्शन जो है वो अपना अपना काम करता है, हर फंक्शन का अपना अपना मकसद है। उसके बाद आइडेंटिफायर्स नेम है। अब आइडेंटिफायर्स नेम क्या है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ स्टेटमेंट ब्रैकेट क्लोज के एक्स के बराबर है 0 के। इसका मतलब क्या है कि x जो है हम 0 के बराबर कह रहे हैं कि अगर x 0 के बराबर है तो ये समझने में आसानी है ना कि हम यहाँ पर x को 0 के बराबर कह रहे हैं। अगर हम इसकी जगह लिखें कि x एलोकेट फ्लैग, तो यहाँ पर एलोकेट फ्लैग कर दो और जो जहाँ पर फ्लैग एलोकेट होगा, जहाँ पर प्लेस होगा फ्लैग, वहाँ पर वो 0 के बराबर होगा। तो ये समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रही है ना कि यहाँ पर क्लियर भी नहीं है कि स्टेटमेंट है क्या। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एलोकेट क्या कर दो, फ्लैग कर दो न्यू नंबर। अब इसमें भी हमें पढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, क्या है कि आइडेंटिफायर्स नेम भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। आइडेंटिफायर नेम्स आल्सो प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन एनहांसिंग द रीडेबिलिटी ऑफ अ प्रोग्राम। The names should be chosen in order to make them useful to reader, in order to understand the concept. For example, सबसे अच्छी स्टेटमेंट ये है जो आपको पढ़ने में आसानी है कि in this particular case the meaning of the condition if the else statement are not clear and we had to write a comment to explain it. कि अगर एक्स स्टेटमेंट हमारी क्लियर नहीं है तो फिर हम कमेंट पे लगाएंगे दिस इज द केस जहाँ पर हम अपना एक नया नंबर एलोकेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हमारा एक नया कोड है, इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो उसकी कंडीशन है वो क्लियर नहीं है, 0 क्लियर नहीं है, ठीक है। 0 कहाँ उसको एलोकेट करना है, कहाँ प्लेस करवाना है। फिर हमने थोड़ी सी क्वालिटी इंप्रूव की, वी हैव इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कोड बाय रिप्लेसिंग द नंबर 0 की जगह हमने न्यू नंबर लिख दिया जिसमें हमने कोई सा भी कॉन्स्टेंट नंबर हमने प्लेस करवा देना है, ठीक है। द सीमेंटिंग आर क्लियर एंड डू नॉट नीड एनी एक्स्ट्रा कमेंट्स, हैंस दिस पीस ऑफ ये चीज़ जो है ना ये हमारे सेल्फ कोडिंग में आ जाता है कि आप यहाँ पर कोई सा भी नंबर प्लेस करवा सकते हैं। तो आइडेंटिफायर नेम्स को किस लिए यूज़ किया जाता है, ताकि हम वेरिएबल्स के नेम रख पाएँ, कांस्टेंट हम पुट करवा सकें या फंक्शन के नेम्स हम पुट करवा सकें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कोडिंग के स्टाइल्स गाइड। कोडिंग हम किस तरह से करें, उनकी गाइडिंग क्या है। अब कोडिंग जो है उनकी मुख्तलिफ गाइडेंस नीचे दी हुई है, जैसे कि नेमिंग कन्वेंशंस आ जाती हैं हमारे पास। नेमिंग कन्वेंशंस नीचे जो है वो हमारे पास C++ और जावा की हैं, उनको हमने एक एक बार देखना है। अब consistency plays a very important role in making it self-documenting. A consistently writing code is easier to understand and follow. A coding style guide is aimed to improve the coding process and to implement the concept of standardized. अच्छा, ये आप खुद ही पढ़ लीजिएगा, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। हमने जो नेमिंग कन्वेंशंस हैं हमने उनको पढ़ना है। अब नेमिंग कन्वेंशंस में हमारे पास क्या है कि जो सबसे पहले जो हमारे पास राइटिंग प्रैक्टिस आई थी ना वो थी बाय कैपिटलाइजेशन और कैमल केस। हंगेरियन नोटेशन वाज फर्स्ट डिस्कस्ड बाय चार्ल्स
सिमोनी ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, ये आपने याद रखना है एमसीक्यूज के लिए। इट इज़ अ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन दैट इंक्लूड इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरिएबल्स इन इट्स नेम, जिसमें हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं उनको उनके नाम से पकड़ा जाता था, ठीक है। एवरी कंपनी एंड प्रोग्रामर सीम्स टू हैव देयर ओन फ्लेवर ऑफ हंगेरियन नोटेशन। द एडवांटेज ऑफ हंगेरियन नोटेशन क्या है कि आप सिर्फ वेरिएबल का नेम देखते हैं और आपको वेरिएबल का नेम देखने से ही तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो वेरिएबल की हासिल हो जाती है, ठीक है। अब बाय कैपिटलाइजेशन और कैमल केस आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि हमारे पास फर्स्ट केस था नेमिंग कन्वेंशंस में, ठीक है। इसमें हम क्या करते थे कि इसमें हम कंपाउंड वर्ड्स की प्रैक्टिस करते थे, फ्रेजेस की, वेयर द टर्म्स आर जॉइंड विदाउट स्पेसेस एंड एवरी टर्म इज कैपिटलाइज्ड, हर जो लफ्ज़ है वो कैपिटलाइज्ड होता था। Camel case is now the official convention for the file names and identifiers in the Java program language. अब कुछ हमारे पास नेमिंग कन्वेंशंस हैं C++ और जावा की कि names representing types must be nouns and writing। इसको पढ़ते हुए 10 मिनट लग जाने हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा है, तो ज़रा एक बार इसको समझ लीजिए, पेपर में ये आ जाता होता है, ठीक है लंबा थोड़ा सा, लेकिन वो तमाम चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग में कर चुके हैं, ठीक है। जिन्होंने प्रोग्रामिंग 201, 304, 301 पढ़ी है उनके लिए समझना बहुत आसान है। बस आपने क्या करना है, बस आपने इनको रीड करना और थोड़ा सा समझ लेना है। नेम्स रिप्रेजेंटिंग टाइप्स, टाइप्स जो नेम्स हैं जो हम जैसे कि लिखते हैं, फाइल लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, ये आपको, या हम कहते हैं कि एवरेज या टोटल, या हम गेट लिख देते हैं, तो ये क्या बताते हैं आपको, आपके फंक्शन का नाम बताते हैं कि यहाँ पर हमने किसी चीज़ को गेट करना है, यहाँ पर सी आउट हमने यहाँ से किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर नेम्स की बात आ रही है तो नेम्स को हम नाउन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसको हम केस स्टार्टिंग हम अपर केस में सबसे पहले लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लाइन है तो हमने लाइन का L कैपिटल लिखा है, फाइल का F बड़ा लिखा है और प्रीफिक्स का P बड़ा लिखा है। लेकिन वेरिएबल्स के नेम में हम सबसे पहले उसको लोअर केस से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैपिटल नेम होता है हर वर्ड का स्टार्टिंग में, और जो वेरिएबल्स नेम होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी छोटा होता है। लेकिन जैसे कि प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स हमारे पास वेरिएबल नहीं है, लेकिन फाइल और लाइन हमारे पास वेरिएबल है। दिस मेक्स इज वेरिएबल्स इजी टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम टाइप्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स हमें पता चला, लाइन और फाइल हमारे पास वेरिएबल्स हैं, प्रीफिक्स हमारे पास नेम्स में आ जाता है, ओके। उसके बाद नेम्स रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट मस्ट बी ऑल द अपर केस। अब वो नेम जो कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उनको अपर केस या अंडरस्कोर में, अपर केस में लिखा जाता है, उसको अंडरस्कोर से सेपरेट किया जाता है, ठीक है। उसको नेम में लिखा जाता है और अंडरस्कोर में रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, अब ये देखो ये नेम है लेकिन ये कांस्टेंट नंबर को जाहिर कर रहा है, तो इसको आपने पता है क्या लिखना है, कैसे लिखना है, कैपिटल लेटर बट विद दिस अंडरस्कोर, एवरेज एज, एग्जाम्पल इसकी ये आ गई है, ठीक है। नेम्स रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट नंबर्स मस्ट बी ऑल अपर केस using underscore to separate the words. In general, the use of such constant should be minimized. In many cases, implementing the value as a method better choice, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर get maximum iteration, यहाँ पर हम उन्होंने कमेंट दिए हुए हैं कि not max iteration equals to 25, यहाँ पर ये नहीं है, उसके बाद रिटर्न 25 उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हुए कमेंट्स देकर। अब वो कह रहे हैं कि नेम्स जो हैं वो जो रिप्रेजेंट करते हैं मेथड्स को, फंक्शंस को, वो शुड बी वर्ब्स होने चाहिए, वर्ब होने चाहिए, ठीक है। और रिटन इन मिक्स्ड केस, और इसको मिक्स्ड केस में लिखाना चाहिए। अब जैसे कि यहाँ पर मेथड या फंक्शन हमारे पास गेट है ना, गेट। अब इसको मिक्स्ड केस में किस तरह से लिखाना चाहिए कि लोअर केस लेटर में लिखा हो कि हमें पता चले कि ये मेथड है, ये फंक्शन है, और ये वर्ब होने चाहिए, काम करने होने वाले होने चाहिए, जैसे कि गेट सेट, ठीक है। उसके बाद नेम्स रिप्रेजेंटिंग टेम्पलेट्स। अब टेम्पलेट्स जो वो नेम जो टेम्पलेट को जाहिर करें, जैसे कि शुड इन C++ में हमारे पास सिंगल अपर केस लेटर होना चाहिए। जैसे कि ये टेम्पलेट है तो यहाँ पर क्लास बनाई हुई है, क्लास का नाम क्या रख दिया उसने, C रख दिया। यहाँ पर क्लास का नाम क्या रख दिया उसने, D रख दिया। तो टेम्पलेट में जब भी हम क्लास बनाएंगे तो क्लास का नेम हमने कैपिटल में लिखना है, C++, सॉरी। उसके बाद हमारे पास
हैं तो काफ़ी ज़्यादा, एक एक करके ही पढ़ना है। ओके, ये रहा। अब ग्लोबल वेरिएबल्स अगर आपको याद हो तो ये 4 डॉट प्रोपोर्शन का निशान, ठीक है, ये हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, C++ में। उसके बाद प्राइवेट क्लास में हम क्या लिखते होते हैं कि प्राइवेट इंटीजर लेंथ, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमारे पास एब्रीवेशन और एक्रोनम्स आ जाते हैं। एब्रीवेशन और एक्रोनम्स हमारे पास कैपिटल लेटर्स में नहीं होने चाहिए, हाईलाइट कर देती हूँ। एब्रीवेशंस और जैसे कि हमारे पास एब्रीवेशन HTML या यहाँ पर लिखी हुई है HTML, या और किसके अगर हम लें www. तो ये हमारे पास एब्रीवेशंस ही आ जाती हैं ना, वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये आपके अपर केस लेटर में जब आप उसको नेम के साथ यूज़ करो तो वो अपर केस लेटर्स में नहीं होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पर DVD बढ़ा भी लिख सकते थे ना, DVD कैसे भला, एक मिनट ज़रा, हम यहाँ पर लिख सकते थे इस तरह से कैपिटल में भी DVD। लेकिन जब भी हमने या एब्रीवेशन को या एक्रोनिम्स को नेम के साथ लिखना है, जैसे कि DVD प्लेयर, तो मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो मेरा वर्ड है वो बड़ा है, बाकी सारा छोटा है, ठीक है। उसके बाद जेनेरिक वेरिएबल शुड हैव द सेम नेम एज देयर टाइप, वॉइड, सेट, टॉपिक, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद ऑल नेम्स जो हैं, तमाम नेम जो हैं वो इंग्लिश में लिखे गए हों, ओके। उसके बाद वेरिएबल्स विद अ लार्ज स्कोप शुड हैव लॉन्ग नेम्स, वेरिएबल्स विद अ स्मॉल शॉर्ट स्कोप्स कैन हैव शॉर्ट नेम्स। Scratch variables used for temporary storage or indices are best kept short. A programmer reading much variable should be able to assume that it is a value not used outside for the queueline. ठीक है, the name of the object is implicit and should be avoided in a method name. For example, यहाँ पर देखो line dot get length लिखा गया है, line dot get length। अभी हमारे पास फंक्शन आ रहा है, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि इसको आप हासिल कर लो, get ले लो। तो यहाँ पर हमने इस तरह लिखना, इस तरह नहीं लिखना कि line dot get line, फंक्शन का नाम भी बीच में आ रहा है और मेथड का नाम भी बीच में आ रहा है, हमने इस तरह से नहीं करना। उसके बाद स्पेसिफिक नेमिंग कन्वेंशंस हैं फॉर जावा एंड C++, द टर्म्स गेट सेट जो है वो हमारे पास must be used whenever attributes is accessed directly, जब हमने attributes को directly access करना हो, ठीक है। MCQs कहीं से भी उठा कर दे देते होते हैं वो, तो आपने हर लाइन को इस तरह से प्रिपेयर करना है जैसे आप MCQs ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस प्रीफिक्स इज जैसे कि इज प्रीफिक्स शुड बी यूज फॉर बूलियंस एंड वेरिएबल्स एंड मेथड्स, जैसे कि इज सेट, इज विजिबल, इज फिनिश, इज फाउंड, इज ओपन, ओके। उसके बाद the term can be compute is can be used in methods where something is computed. कंप्यूटर को हम उन टर्म्स में लिख सकते हैं जहाँ पर कंप्यूट किया जा रहा हो किसी चीज़ को, फाइंड जहाँ पर हमने किसी चीज़ को फाइंड करना हो। इनिशियलाइज कैन बी, इनिशियलाइज भी हम लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पर जब हमने लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स बनानी हो तो हम लिस्ट लिखते होते हैं, ठीक है। तो ये जो बाकी चीज़ें हैं, एंड प्रीफिक्स शुड बी यूज्ड फॉर वेरिएबल्स रिप्रेजेंटिंग अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कि जब हमने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को बताना हो तो वहाँ पर हम n लगाते हैं। अब सफिक्स जो है वो इंटिटी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए नहीं यूज़ होते, जैसे कि टेबल नंबर और नंबर एम्प्लॉय नंबर। उसके बाद आइट्रेटर वेरिएबल्स जैसे कि शुड बी I J K, जैसे आइट्रेटर को जब हमने किसी भी चीज़ को आइट्रेट करवाना हो तो हम उसके लिए I J K ही लेते होते हैं ना। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कॉम्प्लीमेंट नेम्स मस्ट बी यूज फॉर कॉम्प्लीमेंट एंटिटीज, जैसे कि ऐड, सेट, ऐड, रिमूव, गेट सेट, ऐड, रिमूव। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमने इनका नाम याद रखने हैं। ये हमारे पास क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट नेम्स हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट एंटिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए यूज होती हैं। इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ओल्ड, न्यू, बिगिन, एंड, ठीक है, क्रिएट, डिस्ट्रॉय। एब्रीवेशंस जो हैं हमने उसको करना होता है,
अवॉइड करना होता है, जैसे कि एवरेज या कंप्यूट। कंप्यूट की जगह COMP नहीं लिख सकते, कंप्यूट ही लिख सकते हैं, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड्स टू कंसीडर, कि सबसे पहले हमारे पास कॉमन वर्ड लिस्टेड होते हैं जो कि लैंग्वेज डायरेक्टरी में यूज़ होते हैं और वो कभी भी एब्रिवेटेड नहीं होते, इसको हम लिख नहीं सकते। जैसे कि ये हमारे पास वो आ गया है डेटाबेस, असेंबली लैंग्वेज आ गया, हम उसमें CMD या अगर हम उसमें MOVE भी लिख सकते हैं, MOV भी लिख सकते हैं, MOV लिखते क्या पता नहीं, MOVE लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम उसको C++ पढ़ेंगे तो हम पूरा MOVE मूव लिखेंगे। लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जो लैंग्वेज डायरेक्टरी में एज इट इज़ लिखे होते हैं और हमें भी एज इट इज़ लिखने होते हैं, जैसे कि कमांड, कॉपी, पॉइंट, कंप्यूट, इनिशियलाइज, ETC और भी हैं, ठीक है। देयर आर डोमेन स्पेसिफिक फ्रेजेस, जैसे कि HTML हाइपर टेक्स्ट, हम इनकी जगह हम इनके सिर्फ और सिर्फ एब्रिवेटेड टर्म ही लिख सकते हैं। निगेटेड बूलियन वेरिएबल्स मस्ट बी अवॉइड, जैसे कि बूलियन वेरिएबल्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। नोट, नोट भी तो हमारे पास एक बूलियन वेरिएबल है ना, और नोट एंड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि फंक्शंस। फंक्शंस ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस के जो नेम हैं हमें उनके नेम्स को रखना चाहिए, हमें उनके नेम्स को स्पेसिफिक बनाकर लिखना चाहिए ताकि उनको पता हो कि उन्होंने कौन सा काम करना है और हमें क्या चीज़ लेकर देनी है, ठीक है। जैसे कि वॉइड मेथड है, सेट मेथड है, हम फंक्शंस बनाते हैं ना, वॉइड, गेट, वॉइड और एक और भी है गेट, सेट। तो ये फंक्शंस जो हम लिखते होते हैं ना, ये फंक्शंस के नेम होते हैं, ठीक है, प्रोग्राम में। ये मेक इट क्लियर व्हाट द यूनिट शुड डू एंड स्पेशली ऑल द थिंग्स, जो उसने काम करने हैं और जो उसने नहीं करने। क्लीन, ये हमारे पास कोड को क्लीन और बनाता है, ठीक है। नेमिंग पॉइंटर्स इन C++ स्पेसिफिकली शुड बी क्लियर एंड शुड रिप्रेजेंट द पॉइंटर टाइप। जब हमने किसी चीज़ को पॉइंटर में लिखना होता है तो हम उसके आगे पॉइंट लगाते होते हैं, जैसे कि लाइन, आगे पॉइंटर, लाइन। तो ये तो हमारे पास लेक्चर नंबर 28 था। उम्मीद है आपको मैंने अच्छे से अपना लेक्चर जो है वो कन्वे किया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं लेक्चर नंबर 29 में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।